अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है। ASP.NET जब आया तो स्टार्टिंग में डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज करते थे ADO.NET, जो हम लोग पढ़े भी, कुछ प्रोजेक्ट में यूज भी किए। लेकिन ADO.NET या और भी जो डेटाबेस कनेक्टिविटी जो पुराना जो टेक्नोलॉजी था, उसके साथ एक बहुत बड़ा समस्या क्या था कि वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर या डेटाबेस स्पेसिफिक होता था। जैसे अगर एसक्यूएल से मान लो तुम कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और ADO.NET में उसमें कोड लिखे हो जो कि एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करता है, तो उसका जो कोड लिखा जाता था ADO.NET का, चाहे उसमें कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो, कमांड बना रहे हो, तो वो एसक्यूएल सर्वर स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ता था। अगर मान लो तुम माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो उसमें, तो माई एसक्यूएल के हिसाब से प्रोवाइडर यूज करना पड़ता था, उसके बाद फिर उसकी स्पेसिफिक कोड लिखना पड़ता था। बट बड़े कंपनीज के अंदर क्या होता है कि डेटाबेस फिक्स नहीं होता है। आज मान लो एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा है, कल उससे अच्छा कुछ बेटर ऑप्शन आ गया, तो कंपनी क्या चाहता है, अपने वेबसाइट का परफॉर्मेंस को अच्छा रखना। तो ठीक है, जब कोई नया नहीं था, पुराना था, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा था या माई एसक्यूएल यूज कर रहा था या ओरेकल यूज कर रहा था, अब किसी भी रीजन से वो अपने डेटाबेस को चेंज करना चाहता है, तो अगर वो डेटाबेस चेंज करेगा तो फिर वेबसाइट के अंदर जो एडीओ का कोड है, पूरा पूरा एडीओ कोड चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मान लो कि पहले माइस्क्वेल था, फिर ओरेकल आ गया, तो फिर ओरेकल स्पेसिफिक सारा लिखना पड़ेगा, या माइस्क्वेल आ गया तो माइस्क्वेल के स्पेसिफिक सारा कुछ लिखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था डेटाबेस कनेक्टिविटी में कि जो भी कोडिंग होता था वो डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग होता था एडीओ वगैरह में। बाद में एक कॉन्सेप्ट आया लिंक्यू का। ठीक है, लिंक्यू आने से फायदा ये हो गया कि अब डेटाबेस स्पेसिफिक नहीं होता था, लेकिन वो भी काफी कॉम्प्लेक्स था। फिर ASP.NET के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आया एंटिटी फ्रेमवर्क का। किसका? एंटिटी फ्रेमवर्क का। और उसी को बेटर करते करते अब कोर 6 में, ठीक है, बहुत बेटर कर दिया गया है। और अब जो हम लोग डेटाबेस का कनेक्टिविटी करते हैं अपने एप्लीकेशन का डेटाबेस के साथ, वो ना एडीओ के थ्रू करते हैं ना लिंक्यू के थ्रू करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? एंटिटी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब पहले समझो और एंटिटी का मतलब समझो, दोनों चीज बताएंगे। एंटिटी पहले समझते हैं। एंटिटी किसको बोलते हैं? ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट में एंटिटी वर्ड आता है आरडीबीएमएस के अंदर। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटिटी। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट का बहुत सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है। कस्टमर, कस्टमर का बहुत सारा डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का बहुत सारा डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, कोई व्हीकल है, उसका बहुत सारा डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, उसका भी बहुत सारा डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसके पास भी रहता है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसका डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटिटी। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि एक कंप्लीट पैकेज जिसके थ्रू आप एक कंप्लीट चीज बना सकते हैं। उसमें पहले से बना बनाया टूल्स होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कंपोनेंट्स होगा। वो सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के एक नया चीज बना सकते हैं और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एंटिटी का, एंटिटी मतलब जो भी डेटा है, जिस कोई भी चीज जो डेटा है, उसको इजीली डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके काम कर सकता है। और उसके लिए जो फ्रेमवर्क होगा उसी को क्या बोलते हैं? एंटिटी फ्रेमवर्क। मतलब डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए जो भी टूल्स वगैरह चाहिए वो हमको ये प्रोवाइड करेगा। कोर 6 क्यों नाम आया? इसके पहले एंटिटी फ्रेमवर्क 5 था, लेकिन 5 जो था उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो जो था वो माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा प्रोडक्ट था जिसको यूज करने के लिए आपको बहुत सारा पेपर वर्क, कॉमर्शियल चार्जेस पे करना पड़ता था। माइक्रोसॉफ्ट देखा कि 5 तक तुम्हारा वही वही सिस्टम चलता था। एसपी आया, फिर ASP.NET आया, फिर ASP.NET कोर भी आया, लेकिन वो कोर 5 जो था, 5 तक, वो तुम्हारा क्या था? वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता था। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? दो तीन प्रॉब्लम था उसके साथ। पहला कि उसको अगर यूज करना है तो आपको विजुअल स्टूडियो यूज करना पड़ता था। विजुअल स्टूडियो का क्या करना पड़ता था? आपको कॉमर्शियल वर्जन यूज करना पड़ता था, तो डेवलपमेंट के लिए आपको चार्जेस देना था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि उसके लिए आपको विंडोज का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ता था। फिर उसको कनेक्टिविटी के लिए फिर ज्यादातर एसक्यूएल सर्वर के साथ इजीली कनेक्ट होता था, तो एसक्यूएल सर्वर लेना पड़ता था। तो जो भी डेवलपमेंट कंपनीज है उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। प्लस उसको जब डिप्लॉय कर रहे हैं, मतलब जो उसको अपलोड किया जाएगा, तो उसके लिए भी सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का ही होना चाहिए था। और बाद में मार्केट में ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया जो एक तो फ्री था, दूसरा कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं था, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहा है, किसी भी सर्वर पर रन कर रहा है, किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो रहा है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्या हुआ? पिछड़ने लगा। जो लीडिंग कंपनी था वो मार्केट में क्या होने लगा? पीछे होने लगा। तब ये लोग सोचा कि नहीं, कुछ ऐसा बनाया जाए जो बाकी लोग को कंपटीशन दे पाए। तो बाकी लोग को कंपटीशन कैसे दे पाएगा जब उसी के जैसा काम करेगा? जैसे एक एग्जांपल दे कि शुरू शुरू में जब जियो आया तो सब फ्री कर दिया,
ये फ्री, डेटा फ्री, कॉलिंग फ्री। तो बाकी कंपनीज जो था वो घमंड में था, वो बोला है हम इसका जैसा थोड़ी करेंगे, हम क्यों करें, मेरा जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। नतीजा क्या हुआ, सब आदमी छोड़कर जियो में आने लगा। लास्ट लास्ट में एयरटेल का दिमाग थोड़ा सा जगा, तो फिर वो उसी मोड में आया जिस मोड में जियो था कि चलो भाई हम भी इतना ही में देंगे, ऐसा देंगे, तब जाके उसका जान बचा। उसी तरह से पुराना जमाना में जब फोन था, एक टाइम में मोटरोला, नोकिया इसका तूती बोलता था। जब एंड्रॉयड आया तो नोकिया उसी घमंड में था, हम मार्केट का लीडर हैं, हमको कोई कैसे बर्बाद कर सकता है। बहुत लोग सजेशन दिया नोकिया को कि आप एंड्रॉयड फोन लाइए, एंड्रॉयड फोन लाइए। बोला नहीं, हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, वही चलाएंगे, हमको विश्वास नहीं है, ये ऐसे है वैसे है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, फलाना ढिकाना नहीं है, ऐसे वैसे करके बहुत सारा बहानाबाजी किया। आज नोकिया कहाँ गया पता नहीं है। जो भी कंपनी, सैमसंग तुरंत आ गया, बच गया, ब्लैकबेरी भी एग्जाम्पल है। जो लोग समय के साथ नहीं बदला वो बर्बाद हो गया। तो इसी से सीख लिया माइक्रोसॉफ्ट, बोला कि नहीं अब जो जमाना उसके हिसाब से हमको आना पड़ेगा। तब वो क्या किया, तुम्हारा कोर 6 ASP.NET कोर 6 लेके आया, जो क्या हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, ओपन सोर्स, आगे पढ़ेंगे। उसी में एक कंपोनेंट बनाया एंटिटी फ्रेमवर्क कोर 6। ये एंटिटी फ्रेमवर्क पुराने वाला जैसा ही है, लेकिन इसको फिर से रीडिजाइन किया गया और इस तरह से बनाया गया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सके। तो चलो देखते हैं डिटेल में आगे। एंटिटी फ्रेमवर्क होता क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इसको EF कोर भी बोलते हैं, इज एन ओपन सोर्स लाइट वेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग फ्रेमवर्क फॉर .NET एप्लीकेशन। कोई भी .NET एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, चाहे वो विंडो एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे आप कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर उसको डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराना है तो उसके लिए क्या बनाया गया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर बनाया गया, जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी कंपनी कोई भी चीज जब डेवलप करता है तो उसको दो तरीके से रखता है। एक होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है उसका सोर्स कोड, जो बनाने का कोड है, जो बनाया गया तो कुछ ना कुछ कोड लिखा गया, उसको वेबसाइट पे डाल देता है और डाल के बोलता है कि भैया ये लीजिए, ये कोड है, आप इसको देख लीजिए, आप इसको यूज करना चाहते हैं यूज करिए, और अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। इसे पाइथन, पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है। तो पाइथन बेसिक जो बनाया गया बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसका लाइब्रेरी दुनिया भर का मिलता है, अलग अलग तरीके का। जो लोग बना के, क्योंकि ओपन सोर्स है तो उसमें लोग अपना क्या कर रहा है, बहुत सारा चीज ऐड कर रहा है। लिनक्स था, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या है, ओपन सोर्स है। लिनक्स जो है बेसिक बना के दे दिया गया, डाल दिया गया। अब लोग क्या करता है, अलग अलग कंपनी, फेडोरा कंपनी है, रेड हैट कंपनी है, काली है, ऐसे करके बहुत सारा, उबंटू है, ये सब लोग क्या किया, उसको कोड को डाउनलोड किया और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस किया, अपना इंटरफेस बनाया, कुछ एप्लीकेशंस डाला और डाल दिया। जैसे एंड्रॉइड तुम यूज करते हो, एंड्रॉइड क्या है, लिनक्स ही है। एंड्रॉइड क्या है, लिनक्स। उसका जो कोर है वो क्या है, लिनक्स का है। लिनक्स को ही अपने हिसाब से क्या किया, गूगल मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके क्या बना दिया, एंड्रॉइड बना दिया। ठीक है, और आपके मोबाइल में एंड्रॉइड भी देखोगे सब में अलग अलग होता है, सबका इंटरफेस अलग अलग ढंग का होता है। तो कोर चीज डाला हुआ ओपन सोर्स, सब कंपनी डाउनलोड करके अपने हिसाब से चेंज करके यूज करता था। ये भी इसको भी क्या बना दिया, ओपन सोर्स बना दिया, कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई पैसा नहीं देना। लाइट वेट है, लाइट वेट का मतलब क्या होता है कि बहुत हैवी इसका कोड नहीं होता, इसका जो कोड होता है बहुत हल्का, हल्का का मतलब वजन नहीं, कोड का मतलब यहाँ बाइट्स वगैरह में, कितना बाइट कितना एमबी में, इसका बहुत छोटा मोटा होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको डेवलप किया जा सकता है, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी हार्डवेयर पे इसको रन कराया जा सकता है। और लास्ट में ORM, ORM हम लोग आगे देखेंगे, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग बोलते हैं, जहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मॉडल ऑब्जेक्ट होता है ना हमारा, मॉडल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा डेटाबेस के टेबल को। आप मॉडल में डेटा डालिएगा, डेटा कहां चला जाएगा, टेबल में। आप टेबल से डेटा निकलेगा, डेटा कहां आ जाएगा, मॉडल में। तो यहां पर टेबल को जो काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग बोलते हैं फॉर .NET एप्लीकेशन। EF कोर इज अ डेटाबेस एक्सेस टेक्नोलॉजी। ये है क्या, तो सिंपल बात है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है, उसके लिए ये बनाया गया है। तो ये मेरा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस टेक्नोलॉजी से ADO.NET था, उसी तरह का भी है। इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन .NET एप्लीकेशन एंड रिलेशनल डेटाबेस। ये एक तरह से ब्रिज की तरह, ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल की तरह काम करता है, कि आपका जो एप्लीकेशन है, चाहे वेब एप्लीकेशन है, कंसोल एप्लीकेशन है, विंडो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और उधर डेटाबेस है, ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी जो है वो ब्रिज कौन सा, वो पुल कौन सा है, तुम्हारा ER, उसको बोलते हैं EF कोर, मतलब तुम्हारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है। Enabling developer to interact with the database using .NET object instead of SQL query। इसमें होता क्या है कि आप यहाँ पे SQL का क्वेरी लिखेंगे ही नहीं, यहाँ कोई भी SQL का कोड नहीं लिखा जाएगा, आपका डेटा इंसर्ट भी होगा,
आपका डेटा अपडेट भी होगा, आपका डेटा डिलीट भी होगा, आपका डेटाबेस भी बनेगा, आपका टेबल भी बनेगा, आपका प्राइमरी की भी बनेगा, फॉरेन की, सब कुछ काम होगा, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। आप सारा का सारा जो जावा बोल रहे हैं, जावा या सी शार्प जो भी होता है, ओआरएम जो होता है जावा में भी होता है, तो तुम्हारा ओआरएम के थ्रू होगा। ऑब्जेक्ट में जो भी काम करेंगे वो सारा काम कहां होता चला जाएगा, टेबल पे, कोई भी क्वेरी लिखने का जरूरत नहीं है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क, पहले बता दिया कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग पे काम करता है। आप ऑब्जेक्ट पे काम करिएगा, काम सारा कहां होगा, टेबल पे हो जाएगा। Entity Framework Core is a crucial concept for achieving database connectivity in ASP.NET Core applications। अब ASP.NET Core है, ASP.NET Core MVC है, कोई भी एप्लीकेशन जो अभी लेटेस्ट ASP.NET पे आप बनाएंगे, उसमें अगर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना, तो सबसे मेन चीज के बिना डेटाबेस का कनेक्टिविटी नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रेमवर्क इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग डेटाबेस ऑपरेशन एफिशिएंटली। इस फ्रेमवर्क को सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, अगर आप डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं तो। It is an enhancement of ADO.NET that give the developer an automated mechanism for accessing and storing data in the database। ये ADO.NET का ही बोल सकते हैं, enhancement है, जहां पे आप डेटाबेस पे काम करेंगे, लेकिन ये ऑटोमेटेड होगा, कोई क्वेरी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। Entity Framework Core is the new version of Entity Framework after EF6, but it is redesigned। तो बोला गया कि जो EF5 था उसका ये एडवांस वर्जन है, लेकिन इसको फिर से रीडिजाइन किया गया। रीडिजाइन का मतलब क्या होता है, इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर पाए। ये 5 तुम्हारा सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम करता था, और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। की फीचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ईएफ कोर, क्या क्या इसका मेन फायदा। पहला, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हम पहले बोले कि ईएफ कोर मैप डॉटनेट क्लास, जिसको एंटिटी बोलते हैं, टू डेटाबेस टेबल। आप यहां पे क्लास पे काम करिएगा, ऑब्जेक्ट पे काम करिएगा, और वो काम कहां होगा, टेबल पे काम होगा, ठीक है। अलाउइंग डेवलपर टू वर्क विद द डेटा इन मोर इंस्यूटिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनर। तो यहां पे क्या है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह काम करेगा, आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा किसी क्लास का, उसमें डेटा डालिएगा, और वो डेटा कहां चला जाएगा, टेबल में। आप ऑब्जेक्ट में डेटा चेंज करेंगे, डेटा कहां चेंज हो जाएगा, टेबल में। तो आप काम करेंगे जिसके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम कर रहे हैं, और काम कहां हो रहा है, डेटाबेस में। आपको एसक्यूएल का कुछ भी नहीं आता है, तभी भी आप क्या कर सकते हैं, आप डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। दूसरा है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब पहले ही बताया कि इट इज डिजाइन टू वर्क अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मेकिंग इट कंपेटेबल विद वेरियस प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। पुराना वाला सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम करता था। कोड फर्स्ट एंड डेटा फर्स्ट, इसमें क्या है, 2 मैकेनिज्म में काम कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म ये होता है कि आप कोड फर्स्ट मतलब क्या होगा कि आप सी शार्प में कोड लिखेंगे, अब पूरा डेटाबेस में टेबल वगैरह सब बन जाएगा वहां पे ऑटोमेटिक। आप सी शार्प में काम करिएगा, सारा का सारा काम कहां होगा, डेटाबेस में। अरे होता है डेटाबेस फर्स्ट, जिसमें आप पहले टेबल वगैरह डिजाइन कर लीजिएगा, और टेबल के हिसाब से यहां मॉडल बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक होता है कि आप पहले ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट के हिसाब से टेबल अपने आप बन जाएगा, और एक होता है डेटाबेस पहले बनेगा, और डेटाबेस के हिसाब से फिर यहां पे मॉडल अपने आप बनेगा, ठीक है। तो या तो कोड फर्स्ट में क्या होगा, मॉडल आप बनाइए, डेटाबेस अपने आप बनेगा। और अगर आप डेटाबेस फर्स्ट यूज करते हो तो डेटाबेस पूरा डिजाइन कर लीजिए, अगर आपको एसक्यूएल आता है तो, और यहां पे फिर उसके हिसाब से मॉडल वगैरह अपने आप बन जाएगा। तो कोड फर्स्ट, डेटाबेस फर्स्ट, दोनों हिसाब से यहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। लिंक क्यू क्वेरीज, अगर आपको लिंक क्यू आता है तो लिंक क्यू के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट में डेटा के स्टोर होगा उससे अलग अलग तरीके से डेटा निकाल सकते हैं। जैसे एसक्यूएल क्वेरी होता है वैसे ही लिंक क्यू क्वेरी होता है, जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे। चेंज ट्रैकिंग, ईएफ कोर ऑटोमेटिकली ट्रैक द चेंजेस मेड टू द ऑब्जेक्ट, अलाउइंग इजी सेविंग ऑफ दोस चेंजेस बैक टू द डेटाबेस। अब क्या है कि यहाँ पे हम पहले क्या बोले कि आप जो भी काम करेंगे ऑब्जेक्ट में करेंगे, डेटा डालना है, निकालना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करते रहता है, क्या उसमें ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, क्या चेंज हुआ है, और उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, डेटाबेस में सेव करते चला जाता है। यहाँ पे एक माइग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। इट ऑफर टू एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस स्कीमा चेंजेस ओवर द टाइम थ्रू द माइग्रेशन, सिंप्लीफाई डेटाबेस वर्जनिंग। अब आज के डेट में देखो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब ये है कि आज कोड फर्स्ट तुम यूज किए, एक ऑब्जेक्ट बना लिए, ऑब्जेक्ट के हिसाब से टेबल बन गया, तो जो टेबल बनेगा फर्स्ट टाइम वो भी माइग्रेशन से ही होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वहां पे बन जाएगा। इन फ्यूचर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई नया तुम प्रॉपर्टी ऐड करो, नया कोई फील्ड ऐड करो, एक तो वहां पे कॉलम भी ऐड हो जाना चाहिए फिर। तो यहां पे माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि ये ट्रैकिंग करते रहता है कि आपका ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है उसका स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसी के हिसाब से वहां पे टेबल में भी क्या करते रहता है, डेटाबेस में भी वो चेंजेस करते रहता है, ठीक है। मल्टीपल डेटाबेस प्रोवाइडर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ईएफ कोड सपोर्ट सेवरल डेटाबेस प्रोवाइडर। अगर आप ईएफ कोड यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्रेस है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है, ऑरेकल है,
जो भी अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये लगभग हर डेटाबेस जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उसके लिए प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अलग अलग तरह के डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी इसके थ्रू कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि ओआरएम यूज करता है। ये ओआरएम का फुल फॉर्म भी बताए थे कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग बोलते हैं इसको। ओआरएम या ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग सर्व एज अ फंडामेंटल टेक्नोलॉजी बिहाइंड द एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो बोल सकते हैं फंडामेंटल या फाउंडेशनल, यहां फाउंडेशनल वर्ड यूज किया गया है, जो एकदम बेसिक टेक्नोलॉजी वो क्या है, ओआरएम ही है। पूरा का पूरा ओआरएम पे ही बेस्ड पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी है। इट मैप द डोमेन ऑब्जेक्ट टू द रिलेशनल डेटाबेस। मैप का मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है तो वहां पे क्या होगा, टेबल होगा, या टेबल को यहां किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट से। मेकिंग डेटा मैनिपुलेशन मोर इंट्यूटिव, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन। इससे होता क्या है कि अगर आपका डेटाबेस में कोई भी डेटा को आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, यूज करना है, तो बहुत इजीली हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि देखो अभी क्या था कि अगर तुमको डेटाबेस से डेटा निकालना है उसके लिए एसक्यूएल क्वेरी वगैरह लिखना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते हो उसके लिए कोई क्वेरी वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये सिंपल हो जाता है। ओआरएम इज अ टूल फॉर स्टोरिंग डेटा फ्रॉम डोमेन ऑब्जेक्ट टू द रिलेशनल डेटाबेस। ओआरएम एक ऐसा टूल है जिसके मदद से ही आप ऑब्जेक्ट में जो डेटा है उसको डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, या डेटाबेस में जो डेटा है उसको उठा के ऑब्जेक्ट में लाके दिखा सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वही चीज देखो यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा मेमोरी के अंदर, और वो ओआरएम के थ्रू कहां स्टोर होगा, डेटाबेस में, या डेटाबेस से ओआरएम के थ्रू ही आगे कहां स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट में। तो यहां से उधर भी जा सकता है डेटाबेस में भी, और डेटाबेस से ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। अब ईएफ कोड डेवलपमेंट अप्रोच, हम पहले बताया कि यहां दो तरह का डेवलपमेंट अप्रोच होता है, एक होता है कोड फर्स्ट और दूसरा क्या होता है, डेटाबेस फर्स्ट। कोड फर्स्ट में क्या होता है, कोड फर्स्ट में ये होता है कि आप पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, उसको टेबल में कन्वर्ट कर देता है। और डेटाबेस फर्स्ट में क्या होता है, पहले आप टेबल्स बनाते हैं और एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, उसके लिए तुम्हारा एंटिटी बना देता है। एंटिटी ऑब्जेक्ट मतलब तुम्हारा मॉडल्स वगैरह बना देगा, ठीक है। तो ईएफ कोड सपोर्ट टू मेन डेवलपमेंट अप्रोच, कोड फर्स्ट एंड डेटा फर्स्ट। हम लोग पहले जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कोड फर्स्ट ही पढ़ेंगे, उसका फिर डेटाबेस फर्स्ट पढ़ेंगे। विच वेर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रीवियस वर्जन ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क। ये कोई नया चीज नहीं है, पुराना वर्जन जो था 5 उसके अंदर भी था, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है। अगर आपको डेटाबेस का कोडिंग आता है अच्छे से, आप डेटाबेस डिजाइन अच्छे से करना जानते हैं, डेटाबेस टेक्नोलॉजी में आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप डेटाबेस फर्स्ट यूज करिए। अगर आप डेटाबेस में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना आपको वहां पे डेटाबेस का ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपको सी शार्प का अच्छा नॉलेज है, क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अच्छा नॉलेज है, तो आप क्या यूज करिए, कोड फर्स्ट यूज करिए। तो दोनों मॉडल है, कुछ लोग कोड फर्स्ट को प्रेफर करता है, कुछ लोग डेटाबेस फर्स्ट को प्रेफर करता है। ज्यादा लोग बिगिनर लोग क्या करता है, वो लोग कोड फर्स्ट को करता है। जो एक्सपर्ट लोग है वो लोग डेटाबेस फर्स्ट को करता है, क्योंकि उसके पास डेटाबेस का भी अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है काम करते करते, तो वो लोग ज्यादा डेटाबेस फर्स्ट को क्या करता है, प्रेफर करता है। लेकिन जो बिगिनर्स है वो लोग क्या करता है, ज्यादातर कोड फर्स्ट को करता है इसमें, क्योंकि ज्यादा क्वेरी वगैरह नहीं लिखना है, डेटाबेस का कोड वहां, क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट में तुमको वहां डेटाबेस बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें प्राइमरी की फॉरेन की वगैरह सब ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको यूज करना चाहते हो। अब कभी भी अगर हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो जिस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं उसका एक प्रोवाइडर यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी का काम करेगा। इन ASP.NET Core 6 डेटाबेस प्रोवाइडर आर कंपोनेंट दैट इनेबल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टू इंटरेक्ट विद द वेरियस रिलेशनल डेटाबेस। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन होगा उसमें तो C# का कोड होगा, डेटाबेस SQL समझता है, तो फिर दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा कैसे। तो ये इंटरेक्शन कराने का जिम्मेवारी कौन लेता है, डीबी प्रोवाइडर। डीबी प्रोवाइडर क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे क्लास होता है, जिसके पास ये मैकेनिज्म होता है कि वो C# के कोड को डेटाबेस में कन्वर्ट करके भेज सकता है, और डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है उसको C# में कन्वर्ट करके इधर भेज सकता है। और किस डेटाबेस के साथ आपको कनेक्टिविटी करना है, अलग अलग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए अलग अलग प्रोवाइडर आता है। जैसे एसक्यूएल सर्वर के साथ अगर कनेक्टिविटी करना है तो उसके लिए हमको अपने प्रोग्राम के अंदर एसक्यूएल सर्वर वाला प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा। माई एसक्यूएल के साथ अगर कनेक्टिविटी करना तो क्या करना होगा, माई एसक्यूएल। ऑरेकल के साथ करना तो ऑरेकल। तो आपको पहले देखना पड़ता है कि मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेटाबेस प्रोवाइडर को चूज करना पड़ता है। ये क्या करता है, एक तरह से ट्रांसलेशन का काम करता है, C# टू एसक्यूएल, एसक्यूएल टू C#, ठीक है।
अब अगर डेटाबेस प्रोवाइडर का बात करें तो इसमें क्या क्या चीज होता है, तो सबसे पहला होता है डेटाबेस प्रोवाइडर इंटरफेस। ईच प्रोवाइडर इंप्लीमेंटेड द नेसेसरी इंटरफेस एंड सर्विसेज that EF4 relies upon the performed data operations such as executing query, managing transaction and handling migration। जो भी तुम यहाँ प्रोवाइडर यूज करो, आगे देखेंगे कौन कौन सा प्रोवाइडर होता है, जैसे एसक्यूएल अलग अलग क्लास होता है अलग अलग के लिए, एसक्यूएल सर्वर के लिए या माई एसक्यूएल के लिए या ओरेकल के लिए, जो भी यूज कर रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रोवाइडर होगा एक तरह से क्लास होगा, उसके अंदर क्या होगा, ऐसा फंक्शनैलिटीज होगा जिसके थ्रू आप क्वेरी को रन करा सकते हैं, जो ट्रांजेक्शन चल रहा है या एरर आ रहा है या जो भी माइग्रेशन हो रहा है सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन। प्रोवाइडर्स आर कॉन्फ़िगर्ड इन एप्लीकेशन स्टार्टअप क्लास यूजुअली programming.cs इन .NET 6। यहां पे क्लियर कर दिया है कि कोई भी प्रोवाइडर जो आप यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या कि हम कौन सा प्रोवाइडर यूज करना है और उसको कॉन्फ़िगर कहां करेंगे। कॉन्फ़िगर का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोग्राम में बताएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर कि हम कौन सा यूज करने जा रहे हैं और उसको काम करने के लिए जो जो चीज का जरूरत होता है उसका सेटिंग जो होगा वो हम लोग कहां करेंगे, program.cs के अंदर तो बताएंगे यूजिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन टू स्पेसिफाई द डेटाबेस कनेक्शन एंड एडिशनल सेटिंग। अब देखो कुछ टर्म इसमें आ रहा है जो आगे यूज करेंगे, जैसे डीबी कॉन्टेक्स्ट बात आ गया, कॉन्फ़िगरेशन का बात आ गया। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिंपल से समझो, जो कोई भी चीज को यूज करने से पहले उसमें जो सेटिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कहां पे करेंगे, अगर प्रोवाइडर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं program.cs में, ठीक है। और डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का एक क्लास बनेगा, वहां पे भी बहुत सारा चीज हम लोग करते हैं। ये लिंक्यू को भी सपोर्ट करता है, मतलब अगर प्रोवाइडर, दो बार यहाँ पे ये आ गया है, एक्चुअली एक ही बार होना चाहिए तो दो बार आ गया कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट में डेटा आ गया है तो लिंक्यू का यूज करके भी हम लोग डेटा वगैरह निकाल सकते हैं। प्रोवाइड ट्रांसलेट लिंक्यू क्वेरी इनटू द डेटाबेस स्पेसिफिक एसक्यूएल कमांड। देखो लिंक्यू क्वेरी जो होता है उसमें एसक्यूएल का क्वेरी नहीं लिखते हैं, उसका अलग लैंग्वेज है, सी शार्प जैसा लैंग्वेज होता है। तो ये करता है क्या कि आप लिंक्यू क्वेरी दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट कर देगा, डेटाबेस में। अब डेटाबेस में कन्वर्ट करके किसको भेज देगा, डेटाबेस को, ताकि वहां पे वो काम हो पाए। तो लिंक्यू को भी सपोर्ट करता है। अब कुछ पॉपुलर डेटाबेस प्रोवाइडर यहां दिया गया, जैसे अगर आपको एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो इसका वो उसके लिए किसका यूज करते हैं, एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइडर यूज करते हैं। किसको करते हैं, हाँ एसक्यूएल सर्वर के साथ करना है तो ये डिफॉल्ट प्रोवाइडर होता है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कहीं एसक्यूएल सर्वर इसलिए डिफॉल्ट होता है। और इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जब भी कोई एप्लीकेशन में इसको यूज करना अगर ये वाला प्रोवाइडर, तो आपको एक क्या करना पड़ता है, एक मॉड्यूल या बोल सकते हैं एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, microsoft.entity-framework.sql सर्वर। अगर आप माई एसक्यूएल में कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसको इंस्टॉल करना पड़ता है, देखो pomelo.entity-framework.core.mysql या mysql.entity-framework.core। तो अगर आप तो जब भी होगा कि जब हम लोग सेटअप करेंगे तो उसमें बहुत सारा पैकेज को क्या करना पड़ता है, न्यूगेट पैकेज मैनेजर से क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपको देखना होगा कि आप किसको यूज करना है। अगर एसक्यूएल सर्वर के साथ करना है तो इसको करेंगे, माइस्क्यूएल के साथ करना है तो इसको करेंगे, ओरेकल के साथ करना है तो oracle.entity-framework-core, पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ करना है, सब अलग अलग सॉफ्टवेयर, तो सबका देखो नाम दिया गया किसको किसको हम लोग, ये कुछ कॉमन है, ऐसे सैकड़ों है, लेकिन ये कुछ कॉमन जो ज्यादातर यूज होता है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, ये इंट्रोडक्शन देख लिए कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर आपको अपने .NET एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है तो उसके लिए एक अलग से फ्रेमवर्क दिया गया है, एक कंप्लीट मॉडल दिया गया है जिसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स मिलेगा, जिसको जोड़ जाड़ के हम लोग ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो डेटाबेस के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है बिना एक लाइन एसक्यूएल के कोड लिखे हुए, ठीक है। ये जो हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है, जो 6 है, जो लेटेस्ट वर्जन है, क्या है, ये ओपन सोर्स है, नंबर 1। दूसरा लाइट वेट है, तीसरा क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करेगा, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसको यूज करने के लिए आपको किसी भी तरह का कॉमर्शियल लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं, किसी को कोई पे करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा, ये ORM पे काम करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग पे काम करता है। आप काम का एक ऐसा मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, काम डेटाबेस पे होगा, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर किसी को डेटाबेस के बारे में नहीं भी आता है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छे से आता है तो वो आसानी से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकता है इसके थ्रू, ठीक है। तीसरा कि ये 2 अप्रोच में काम करता है, कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट। कोड फर्स्ट में क्या होता है, कोड फर्स्ट में हमारा आप पहले एंटिटी बनाएंगे, मतलब मॉडल बनाएंगे, और मॉडल के अकॉर्डिंग डेटाबेस अपने आप बन जाएगा इसके अंदर। और अगर आप डेटाबेस फर्स्ट करते हैं तो आप पहले डेटाबेस डिजाइन करेंगे, वहां टेबल्स बनाएंगे, टेबल के हिसाब से यहाँ पे मॉडल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। पहले बता दिए कि जो बिगिनर्स है वो लोग कोड फर्स्ट ज्यादा यूज करता है, जो लोग एक्सपर्ट हो जाता है, जिसको डेटाबेस का नॉलेज होता है, वो लोग डेटाबेस फर्स्ट का यूज करता है। ये टोटली प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कब किसका यूज करना है।
उसके बाद हम बताया क्या कि कभी भी अगर आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना तो एक पैकेज को इंपोर्ट करना, इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस प्रोवाइडर। ये डिपेंड करता है कि आप किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइडर को क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। प्रोवाइडर का मेन काम क्या है कि आपके सीसार को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कराना नहीं बोल सकते, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना, ताकि क्योंकि दोनों अलग अलग लैंग्वेज है तो एक तरह से ट्रांसलेशन का काम ये करेगा। तो जैसा अगर एसक्यूएल सर्वर वगैरह यूज करेंगे तो सीसार को पढ़ के एसक्यूएल में कन्वर्ट करेगा और एसक्यूएल से फिर कन्वर्ट करके सीसार में कर देगा। अगर माई एसक्यूएल है तो सीसार को पढ़ के वो माई एसक्यूएल में कन्वर्ट करेगा, माई एसक्यूएल से फिर यहां पे आएगा। तो ये सिस्टम इसके अंदर चलते रहेगा। तो एकदम ये बेसिक चीज बता दिए जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अब इस पे अलग अलग अप्रोच पे काम होगा, कोड फर्स्ट, उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे किसमें, डेटाबेस फर्स्ट। तो वो कैसे करेंगे वो अगले टॉपिक में देखते हैं।